नमस्कार, मैं आनंद जैन, HOD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे अंतिम वर्ष के विषय EE 303 एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स की, किन कारणों से वो होता है और कैसे करेंगे हम बचाव अर्थिंग की मदद से, और जानेंगे सभी प्रकार की अर्थिंग के बारे में, चाहे वो रोड से हो, पाइप से हो या प्लेट प्रकार की इलेक्ट्रोड से अर्थिंग हो, और सारे ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस और डिटेलिंग के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊर्जा स्रोत है, जिसे हम बहुत सुविधाजनक तरीके से सुरक्षा और नियंत्रण के साथ और बहुत दक्षता के साथ बिना किसी पर्यावरण दोष के मनचाहे रूप में बदल सकते हैं। घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो हमारे लाइट सोर्सेज हैं LED या CFL, उनसे प्रकाश उत्पन्न करते हैं और रात्रि में भी दिन जैसी कार्य क्षमता बना लेते हैं। हम उसकी मदद से हवाओं का संचार कर सकते हैं, वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन कर सकते हैं, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे इक्विपमेंट से कूलिंग कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनसे सर्दियों में भी कंफर्ट लेवल बना सकते हैं, कुकिंग की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे दूसरे जो डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स हैं जो हमारी नीड्स को, इंटरटेनमेंट को और दूसरी चीज़ों को पूरी करते हैं, उन्हें और ऑफिस इक्विपमेंट सभी कुछ जो टूल्स हैं, हमारे मोटरें हैं, सब कुछ विद्युत ऊर्जा से चलती हैं। अगर हम इस ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सुविधाजनक और सुरक्षित है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली रूप से ऐसे नुकसान भी पैदा कर सकती है, बहुत खतरनाक दुर्घटनाएं उत्पन्न कर सकती है, जिसमें संपत्ति के साथ साथ मानव जान को भी खतरा हो सकता है। अभी जो बहुत सारी दुर्घटनाएं या जान या माल को जो क्षतियां होती हैं बिजली के कारण या इलेक्ट्रिसिटी यूज के कारण, वो सिर्फ जो साधारण इलेक्ट्रिक हजार्ड्स से जो सुरक्षा हमें चाहिए उसकी बेसिक सुरक्षा जानकारी के अभाव के कारण होती है, और सिर्फ दो तरह के सुरक्षा उपाय से, जो हमारे सर्किट में ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम जो MCBs का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अगर हम अर्थिंग का इस्तेमाल कर लें तो हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक हजार्ड से स्वयं को बचा सकते हैं। तो सारी बातें तो आज नहीं समझेंगे, आज सिर्फ जान की हानि जो इलेक्ट्रिक शॉक से, उसके बारे में सारी बात करते हैं। किसी मानव शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक उस धारा से होता है जो मानव शरीर में प्रवाहित हो जाती है जब वो अपने किसी शरीर के अंग से इलेक्ट्रिक लाइव वायर को जमीन में खड़ा होते हुए छू लेता है। किसी मानव शरीर में कितनी धारा बहेगी वो दो बातों पे निर्भर करेगी, जिस तंत्र को वो छू रहा है उसका विभव क्या है, और इस विद्युत परिपथ का जो मानव शरीर के थ्रू बना है उसका सारा प्रतिबाधा या प्रतिरोध कितना है। मानव शरीर में धारा प्रवाह से उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, उसके लंग्स के काम पर असर आता है, और सबसे जो खतरनाक असर आता है वो हमारे हृदय या हार्ट के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उस पर आता है। यदि किसी ने अच्छे विद्युत कुचालन के तले वाले जूते के साथ हाथ में ग्लव्स पहन के इस विद्युत तार को छुआ होता तो उसके शरीर से बहने वाली धारा 1 मिली एम्पियर से भी कम होती, जो अक्सर जब हम टेस्टर से लाइव वायर टेस्ट करते हैं तो जो धारा शरीर में बहती है वो 1 मिली एम्पियर से भी कम होती है, और हमें बिना विशेष कोई फीलिंग के और विद्युत कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होती ग्लव्स के साथ, एक हाथ से कुचालक जूतों के साथ। अगर हम सूखी अवस्था में बिना किसी ग्लव्स के एक हाथ से विद्युत तार को छू लेते हैं तो हमारे शरीर में बहने वाली धारा का मान कुछ अधिक 1 से 8 मिली एम्पियर के बीच में हो सकता है। ऐसे करंट को हम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लेट गो करंट मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसे एक हल्का दर्द और बेचैनी आएगी, थोड़ा अजीब सा महसूस होगा, और उसके कुछ नर्व्स में हल्का खिंचाव भी आएगा। इससे उसकी मनोवैज्ञानिक स्थितियां बदलेगी और असहज ही तरीके से उसकी जो मस्कुलर रिएक्शंस हैं वो उसे बिजली के संपर्क से खींचकर दूर कर देगी, और हम कहेंगे कि हमारी विद्युत धारा ने एक आघात या शॉक दे दिया है। ऐसी स्थितियों में कुछ खतरनाक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कोई ऊंचाई से गिर सकता है या कोई किसी और तरह की ट्रॉमा स्थिति में आ सकता है। जब इस तरह से धारा बहती है 1 से 8 मिली एम्पियर के बीच में, तो कुछ गहरे घाव भी हो सकते हैं चमड़ी में या मसल्स में,
या शरीर के आंतरिक भागों में। लेकिन व्यक्ति अगर ये करंट 8 मिली एम्पियर से कम है, जैसे कि सामान्यतः हमारे साथ कभी हुआ होगा कि वो बिजली के संपर्क से स्वयं को छुड़ा लेता है और कोई विशेष स्थायी नुकसान नहीं होता। मानव शरीर का जो कुचालन है वो बहुत तेजी से बदलता है। अगर हाथ में कट हो या पैर में जूते नहीं हो या उसने दो अलग अलग एक धात्विक हिस्से को जो भूसंपर्कित है उसे छूकर दूसरे हाथ से एक लाइव वायर को टच किया है, तो ऐसी स्थिति में धारा का मान बहुत सामान्य बात है कि वो 10 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के बीच की कोटि का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना मस्कुलर कंट्रोल खो देगा और वो बिजली से चिपक जाएगा, वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा और उसकी जो लोकल मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएगा और उसकी जो हाथ की बांह है वो रुक जाएगी, चलना बंद कर देगी। और अगर ये धारा आप देखें इस प्रवाह के रास्ते में, अगर वो हाथ से होके भूसंपर्कित पैरों के मार्फत परिपथ बना रही है या दोनों हाथ के साथ परिपथ बना रही है, तो वो छाती में, चेस्ट में यहाँ रिब्स हैं उनको कस देगी और ऐसी स्थिति में हमारा डायफ्राम ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा और श्वास लेने में परेशानी होगी और इससे दम घुटने वाली सफोकेशन जैसी स्थिति आएगी, बेहोशी हो जाएगी। और अगर ये धारा आधे मिनट से ज्यादा समय तक बहती है मानव शरीर में तो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। कुछ दुर्भाग्यवश ये धारा का रास्ता हमारे हृदय, हार्ट या मस्तिष्क के पास से अगर चला जाएगा तो वो भी मौत का कारण हो सकता है। जो हृदय में विद्युत धारा है वो जो असर दिखाती है उसे हम वेंटिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें हमारी ऐसी स्थितियां हार्ट में हो जाती हैं कि हार्ट के जो फिबर्स हैं, मसल्स, वो अपना रेगुलर जो हार्ट बीट्स करती हैं उन्हें भूल जाती हैं करना और वो एक बुरी स्थिति में हृदय आघात या मौत का कारण बन सकती है। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो जो बाह्य विद्युत संकेत है वो हमारे हृदय में जो अंदर पेसमेकर हैं आंतरिक शरीर के, उनको डिस्टर्ब कर देता है और जो हमारा रिदमिक ऑपरेशन है हार्ट का, जो 1 मिनट में 60 से 100 पंपिंग ऑपरेशन करता है, वो 1 सेकंड में इसी रफ्तार में होने की चेष्टा करता है और ऐसी स्थिति में वो अपनी रिदम छोड़कर अरिदमिक तरीके से ऑपरेट होता है और वो कई बार तो काम करना ही बंद कर देता है। और जब हार्ट शरीर में खून का, रक्त का संचार नहीं करेगा तो रक्त के साथ जो ऑक्सीजन अलग अलग हिस्सों में जाने वाली है वो नहीं जाएगी और मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ का कारण हो जाएगा। जब ये धारा अगर किसी हम उच्च विभव के तार से संपर्क में आते हैं 11 केवी या अधिक, या हम गीली अवस्था में विद्युत संपर्क में आते हैं तो ये असामान्य रूप से 100 मिली एम्पियर से भी ज़्यादा शरीर में हो सकती है और ऐसी स्थिति में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी स्थितियां हैं वो बहुत फैटल कंसिक्वेंसेज, मौत जैसे कारण बन सकती है। और इलेक्ट्रिक शॉक से मौत के जो अधिकांश कारण हैं वो यही गीली अवस्था में हमारी जो लो टेंशन की 220 वोल्ट की जो सप्लाई है उसे छूना है। ये स्थितियां ना आए इसलिए जरूरी है कि किसी भी दुर्घटना के समय हमारे शरीर से बहने वाली धारा 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा ना हो। तेजी से दोहरा लेते हैं, अगर चेस्ट की मसल्स में क्रैम्प्स आ गए हैं, वो कस गई हैं, तो हमारा डायफ्राम का ये जो मूवमेंट है वो होना बंद हो जाएगा और दम घुटने या मौत जैसी स्थितियां हो सकती हैं। अगर धारा ने हमारी हाथ की मसल्स को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन दे दिया है तो वो रुक जाएंगी और हम अपने आप को बिजली के संपर्क से मुक्त नहीं करा पाएंगे। ऐसी स्थिति को हम बिजली से चिपकना कहते हैं। और जो सबसे खतरनाक स्थिति है वो ये है कि हमारी जो धारा का प्रवाह है वो एक नाजुक हिस्से हार्ट के पास से गुजर जाता है या अधिक धारा होने पे कुछ धारांश यहाँ असर दिखाने लगता है और हमारा जो हार्ट की जो रिदमिक पंपिंग एक्शन है वो बिगड़ जाती है और हार्ट अंततः काम करना बंद कर देता है और मौत का कारण बन जाता है। एक और दुर्घटना हो सकती है कि अगर किसी कारण से विद्युत धारा का असर हमारे मस्तिष्क पे आ जाए तो ब्रेन अपना काम करना बंद कर देगा और शरीर के हिस्सों को संकेत नहीं मिलने पर वो फेल हो जाएंगे और मौत के कारण बन जाएंगे। जरा समझते हैं कि हमारे शरीर में दुर्घटनावश धारा का प्रवाह क्यों होता है।
हमारा जो विद्युत तंत्र है उसमें एक आपूर्ति के वायरिंग का हिस्से को हम न्यूट्रल एंड कहते हैं, वो हमारे सप्लाई ट्रांसफार्मर जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम कहते हैं उसके यहाँ भू संपर्कित होता है। और अगर हम दुर्भाग्यवश किसी लाइव सप्लाई के वायर को या ऐसे विद्युत उपकरण के धात्विक हिस्से को टच कर लेते हैं जिसका कुचालन नष्ट हो गया है और लाइव वायर धातु के सतह से टच होने लग गया है, तो हमारे शरीर से जो कि पैर जमीन पर रखे हुए हैं और सारी जमीन आपस में जुड़ी हुई है, एक विद्युत परिपथ बन जाता है जिसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये धारा अगर 10 मिली एम्पियर से अधिक हो तो ये प्राणघातक हो सकती है। कहते हैं कि 30 मिली एम्पियर धारा और सिर्फ 30 सेकंड का समय किसी व्यक्ति की जान ले सकता है। जानिए कि अर्थिंग हमें किस तरह से विद्युत आघात से बचाएगी। इस धात्विक भाग को जो सामान्यतः धारा चालन नहीं करता उसे एक कम प्रतिरोध के रास्ते से जमीन से जोड़ दिया है, तो अगर इसमें कोई कुचालन नष्ट होगा तो विद्युत परिपथ एक धारा प्रवाहित करेगा और उस परिपथ का प्रतिरोध कम होने के कारण धारा लाइन तार में ज्यादा हो जाएगी और यहाँ कोई एमसीबी जैसा ओवर करंट डिवाइस सर्किट को इतनी तेजी से डिस्कनेक्ट कर देगा कि किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होगी। और क्योंकि इसका विभव अर्थ परिपथ का कम है तो धारा प्रवाहित होने की स्थिति में भी इस बॉडी का विभव अधिक नहीं होगा, तो मानव शरीर में धारा नहीं बहेगी। हम ऐसे सभी पोर्टेबल इक्विपमेंट जिन्हें इस्तेमाल करते हुए छूते हैं उनमें ज्यादा बेहतर इंसुलेशन होना चाहिए और प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। तो अर्थिंग जो है वो हमारे उपकरण को दोष की स्थिति में भी खतरनाक उच्च टच पोटेंशियल नहीं पाने देगी और हमारे शरीर में दोष की स्थिति में भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और इससे हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और जो अति धारा परिपथ में बह रही है वो किसी भी ओवर करंट डिवाइस द्वारा क्लियर हो जाएगी और बिना किसी परिपथ को नुकसान पहुंचाए या आग जैसी दुर्घटना किए हुए अर्थिंग से अगर उपकरण में कोई दोष भी हो जाए तो हम तो बचेंगे ही बचेंगे, दोष की स्थिति का फ्यूज द्वारा डिस्कनेक्शन करने से पता भी लग जाएगा। एक बार फिर समझते हैं कि हमारी विद्युत वायरिंग में अर्थिंग कैसे है। हमारी जो सप्लाई का न्यूट्रल सिरा है वो सोर्स के ट्रांसफार्मर की तरफ अर्थ किया हुआ है और हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है उसमें फेज और न्यूट्रल के साथ साथ एक अलग से स्वतंत्र प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर भी आपूर्ति भेजती है। जो हमारे सर परिपथों में जितने भी नॉन कंडक्टिव ऐसे खुले हुए हिस्से हैं जो धात्विक फ्रेमवर्क रखते हैं या किसी इलेक्ट्रिक मोटर की बॉडी हो सकती है, हमारे मेन स्विच का आवरण हो सकता है, केबल्स वगैरह पे आर्मर्ड सीट हो सकती है, हमारे मेटलिक कंड्यूट्स हो सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसका बक्सा हो सकता है, या हमारे सारे पॉइंट वायरिंग में जो सॉकेट में स्विच बोर्ड बनता है उसमें सॉकेट का अर्थ टर्मिनल हो सकता है। ये सब हमारा प्रोटेक्टिव अर्थ वायर चल रहा है उससे जुड़े हुए होते हैं और साथ ही साथ हमें घर के अंदर भी एक लोकल अपनी खुद की अर्थिंग करनी होती है। उस अर्थिंग के लिए हम किसी रोड, पाइप या प्लेट को जमीन में गाड़ देते हैं और उसका सराउंडिंग अर्थ से एक बहुत खूबसूरत सा इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी बना देते हैं और उसके लिए वातावरण में नमी बनाए रखने के लिए और चालकता बनाए रखने के लिए हम नमक और कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कि जो अर्थ सर्किट में अगर धारा प्रवाहित होगी तो उसका खुद का प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कम होगा और हमारा जो ट्रिपिंग डिवाइस है वो किसी भी प्रकार के शॉक हजार्ड्स होने से पहले ही सर्किट को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। हमारे जितने भी उपकरण हम इस्तेमाल करते हुए छूते हैं, चाहे वो गीजर हो जिसे हम नहाते समय पानी के मार्फत इनडायरेक्टली छूते हैं, या कोई और उपकरण हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, ड्रायर हो, टेबल फैन हो या कोई इलेक्ट्रिक हीटर्स हो, इन सब अप्लायंसेस को हम एक सॉकेट आउटलेट में 3 वायर पिन टॉप के थ्रू कनेक्ट करते हैं और हमारी जो घर की जो अर्थिंग हमने जमीन के साथ एक चालक संबंध बनाया है वो उपकरण के बाह्य धात्विक आवरण से बन जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई भी फॉल्ट होगी तो हमारा जो अर्थ परिपथ है वो लीकेज करंट को वहन करेगा और हमारे जो सर्किट में सर्किट ब्रेकर या फ्यूज लगे हैं उनसे फॉल्ट कंडीशंस को डिस्कनेक्ट कर देगा। और अगर सामान्य स्थिति में भी कोई कुचालक परफेक्ट नहीं है और हल्की क्षरण होती है तो वो क्षरण धारा भी बहती रहेगी और हमारे उपकरण में सामान्य स्थितियों में इस्तेमाल चलता रहेगा। एक अर्थिंग फ्यूज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ
हमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है। घर की लोकल अर्थिंग की डिटेल्स को समझते हैं। जो अर्थ चालक है हमारा, जिसे कि हम मेन अर्थिंग बस से स्विच बोर्ड पे जोड़ते हैं, उसका जो पदार्थ है वही पदार्थ हमारी अर्थ प्लेट का होना है। अगर हम अर्थ प्लेट कॉपर की ले रहे हैं तो जितने भी कनेक्टर, नट बोल्ट, वाशर्स और वायर हैं वो सब कॉपर फैमिली के होने चाहिए, क्योंकि कॉपर सॉफ्ट है, इसलिए नट बोल्ट और वाशर तो ब्रास के होंगे और बाकी सब तार और प्लेट कॉपर के होंगे। अगर मैं तार सस्ता अगर काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वायर साइज बड़े लेने पड़ेंगे, प्लेट की थिकनेस जो कॉपर के केस में एक सूत 3 mm है, वो जिंक के केस में 2 सूत लेनी होगी, तो मैं एक ही फैमिली जिंक की प्लेट लूंगा और गैल्वेनाइज्ड आयरन, लोहे के ऊपर जिंक की प्लेटिंग किया हुआ तार लूंगा और उसी परिवार के जिंक कोटेड स्टील के नट बोल्ट और वाशर्स और टर्मिनल्स यूज करूंगा। जब हम प्लेट, पाइप या रोड अर्थिंग करते हैं तो जो अर्थ इलेक्ट्रोड जो जमीन में हम गाड़ते हैं उसका जो टॉप है वो जमीन के सतह से कम 3 मीटर नीचे रहना चाहिए, ताकि उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग सैंड है उसमें नमी आ जाए। अगर हम एक सूखे इलाके में हैं तो हमें थोड़ी अधिक गहराई पे भी इलेक्ट्रोड को गाड़ देना चाहिए, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 3 मीटर गहराई पे हमारी ज़मीन में पर्याप्त नमी जो हमें आवश्यक है वो प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा जो प्लेट या रोड है उसका जो ऊपरी सिरा है वो जमीन के स्तर से 3 मीटर नीचे होना चाहिए। जितनी भी हम अर्थिंग की वायरिंग और दूसरे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं वो मानक ड्राइंग के अनुरूप लेना चाहिए। अगर हमें अर्थ परिपथ का प्रतिरोध स्वीकार स्तर पे नहीं आ रहा है और कम करने के लिए हम समांतर में एक से अधिक अर्थ इलेक्ट्रोड लगाते हैं, चाहे वो प्लेट या पाइप के रूप में हो, तो 2 अर्थ स्टेशंस के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जो सबसे सरल, सस्ती और सुविधाजनक अर्थिंग है वो रोड की मदद से की जाती है। हम जमीन में एक बहुत छोटा सा घेरे का 2 से 3 मीटर गहराई का खड्डा खोद लेते हैं और उसमें एक स्टील की रोड को जो लगभग 2 मीटर लंबी है उसे बलपूर्वक हैमरिंग करके और गाड़ देते हैं। अब उस गड्ढे में मॉइस्चर को, नमी को बनाए रखने के लिए नमक और चारकोल की 15-15 सेंटीमीटर अल्टरनेट लेयर्स लगा देते हैं। अगर हम स्टील के बजाय कॉपर का इलेक्ट्रोड से अर्थिंग करना चाहते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है वो 2 मीटर की बजाय कम भी ले सकते हैं। अगर हमें रोड इलेक्ट्रोड की मदद से अर्थ का रेजिस्टेंस पर्याप्त नहीं मिलता है तो हम एक से अधिक रोड्स को समांतर में अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी रोड इलेक्ट्रोड के साथ अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना आएगा वो बहुत ज़्यादा सॉइल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। कई बार हम सूखे स्थानों पे जब ट्रांसमिशन लाइन के टावर इरेक्ट करते हैं तो फुटिंग के अर्थ रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हम उसमें त्रिज्य, रेडियल और पैरेलल बहुत सारी गैल्वेनाइज्ड स्टील की वायर और स्ट्रिप्स को ग्राउंड में फैला देते हैं और इन्हें काउंटर पॉइस कहते हैं, और ये सब मिलकर हमारे अर्थ के प्रतिरोध को स्वीकार्य स्तर पे रोड अर्थिंग से भी ला देती है। जो हमारी घरेलू वायरिंग है उसमें अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होना चाहिए। अब इसे प्रतिरोध को कम करने के लिए हमें रोड की मोटाई बढ़ाने की बजाय उसकी लंबाई बढ़ानी चाहिए। तो जितनी लंबी रोड होगी, चाहे वो पतली क्यों ना हो, उतना ही अर्थ प्रतिरोध घटेगा। जरा देखते हैं कि रोड अर्थिंग कैसे। अगर हमने स्टील की रोड ली है तो ये 2 मीटर लंबी होगी। कॉपर की रोड ये 2 फीट से 4 फुट के बीच की लंबाई की हो सकती है। इसे हमने जो ड्रिलिंग हेड है हार्ड इसका जो आगे लगाया हुआ है उसकी मदद से जमीन में प्रेशर से गाड़ देना है। उसके बाद कपलिंग की मदद से दूसरी छोटी छोटी रोड की डायमेंशंस हैं वो लगाकर और रोड की लेंथ को, कॉपर है तो इस तरह से बढ़ा लेना है, और स्टील है तो एक साथ हमारी 6 फुट लंबी रोड को हम लगभग 2-2.5 मीटर लंबे गड्ढे में बलपूर्वक गाड़ देंगे और उसके ऊपर इस तरह का जो हमारा टर्मिनल केस है उससे रोड को कस के और यहाँ हमारे वायर हम लगा देंगे। जैसे हमने बात की है कि अगर स्टील का हमारा रोड है ये भी गैल्वेनाइज्ड आयरन के मेरे कपलिंग्स होंगे और कनेक्टिंग वायर भी 6 SWG या 8 SWG का स्टील का तार होगा, और अगर ये कॉपर फैमिली की रोड है तो ये ब्रास के टर्मिनल हाउसिंग होंगी और मैं कॉपर का वायर 14 SWG का अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो एक प्रचलित, सस्ती और सुविधाजनक अर्थिंग है वो पाइप अर्थिंग है।
जिसमें हम 1.5 इंच 38 mm साइज के एक खोखले पाइप का जो आखिरी सिरा है वो थोड़ा नुकीला करके और 2 मीटर हाइट के साथ इसे जमीन में इस तरह से गाड़ेंगे कि जो जमीन का तल है उससे इसके ऊपरी सिरे की ऊंचाई 2.25 मीटर आ जाए। और अब इस पे एक रिड्यूसर सॉकेट लगाएंगे जो इधर तो 38 mm के पाइप के साथ जुड़ेगा और फिर यहाँ हमारे पास इससे आधा 0.5 इंच 19 mm का एक पाइप इसके साथ जोड़ देंगे और ये पाइप लगभग 2.5 मीटर लंबा एक ऐसे ट्रेंच में आ जाएगा जो 1 फुट बाई 1 फुट बाई 1 फुट के क्यूब जैसी स्ट्रक्चर में खोखली है। और पाइप को जब हम बाहर निकाल देंगे तो इसके चारों तरफ हम एक मेसनरी स्ट्रक्चर लगा देंगे। ये दोनों पाइप जो 38 mm का पाइप है और 19 mm का पाइप है, ये दोनों खोखले हैं। इसके ऊपर एक फनल लगा के और हम पानी गिरा सकते हैं और यहाँ 15-15 सेंटीमीटर पे होल है पाइप में और पानी इन होल से सराउंडिंग स्थितियों में जा सकता है। और इन सराउंडिंग्स में हमने अल्टरनेट लेयर इस तरह से लगाई है कि अगर ये एक छेद चारकोल से जुड़ रहा है तो अगले वाला नमक से जुड़ेगा और इस प्रकार नमक और चारकोल की 15-15 सेंटीमीटर की परतें हैं जो लगभग पाइप से 15 सेंटीमीटर दूर तक के घेरे में है। और यहाँ हमने एक वॉशर अरेंजमेंट से एक जीआई का जो मेरा तार है 6 या 8 SWG का, उसे एक छोटे पाइप में जो आधा इंच साइज का है उसमें से होकर और मैं घर के अंदर अर्थ स्टेशन तक ले जाऊंगा और इस तरह से मेरी एक सस्ती और कामयाब अर्थिंग पाइप के मदद से हो जाएगी। जो पाइप अर्थिंग में हम डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हो गए, ये 38 mm का पाइप हो गया 2 मीटर लंबाई का, फिर मेरे पास ये 2.5 मीटर लंबाई का हो गया 19 mm का पाइप और फिर ये यहाँ एक इनका रिड्यूसर हो गया और यहाँ एक गैल्वनाइज्ड नट सिस्टम हो गया और एक आधा इंच के पाइप में मेरा 6 या 8 SWG का जो GI तार है वो बाहर निकल गया है। तो ये एक मटेरियल लिस्ट है और ये एक ड्राइंग है पाइप अर्थिंग की। जो सबसे मान्यता प्राप्त और गुणवत्ता में बेहतरीन अर्थिंग है वो प्लेट अर्थिंग है, जिसमें हम एक वर्टिकल प्लेट को जिसका साइज 2 फुट बाई 2 फुट है 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, उसे 2 बोल्ट और नट के साथ वाशर्स की मदद से एक अर्थ कंडक्टर से जोड़ देते हैं। अगर मैं अर्थ प्लेट जिंक के लेता हूं तो मुझे नट बोल्ट स्टील के लेने होंगे और जो अर्थ वायर है मेरा वो 8 SWG का GI वायर होगा और मेरी जिंक की जो प्लेट है उसकी जो मोटाई है वो 2 सूत या 6 mm होगी। लेकिन अगर मैं कॉपर फैमिली पे काम करता हूं जिसकी की लाइफ अच्छी होगी, जो जमीन में गड़ने पे भी बहुत समय तक सुरक्षित बिना जंग लगे हुए काम करेगी, उसकी डायमेंशन तो लंबाई चौड़ाई की तो यही होगी प्लेट की 60-60, लेकिन मोटाई 3 mm होगी और जो नट बोल्ट वाशर होगा वो ब्रास फैमिली के होंगे और जो ऊपर मैं वायर लूंगा वो 14 SWG का कॉपर का वायर होगा। जो मेरा कॉपर का वायर या GI का वायर मैं बाहर निकाल रहा हूं अर्थिंग से प्लेट से कनेक्ट करने के बाद, अगले चित्र में हम देखेंगे भी उसके बारे में, उसे एक कंड्यूट से हमें बाहर निकालना चाहिए ताकि उस पर किसी भी तरह का मैकेनिकल आघात नहीं आए। और प्लेट के बिल्कुल बराबर में हमें एक छोटा 20 mm साइज का पाइप भी डालना चाहिए जिसके नीचे कुछ छेद बनाए हुए होंगे जैसे कि हमने पाइप अर्थिंग में देखे थे। और उस पाइप पे हम एक फनल लगाएंगे और उस फनल को जैसे पाइप अर्थिंग में हमने बताया था एक चैम्बर में रखेंगे और समय समय पे फनल के मार्फत से पानी डालकर हम प्लेट के चारों तरफ जो चारकोल और नमक हम डालेंगे उसमें नमी बनाए रखेंगे। तो जरा समझते हैं कि प्लेट अर्थिंग किस प्रकार होती है। जो प्लेट अर्थिंग में हमारी जो प्लेट है उसका आकार 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई अगर ये कॉपर है तो 3 mm है और अगर ये जिंक है तो 6 mm है। अगर आप कॉपर फैमिली की प्लेट लगाते हैं तो इसके साथ जो नट बोल्ट वाशर यूज करेंगे वो ब्रास के होंगे और ये जो तार है वो 14 SWG का कॉपर का होगा। और अगर मैं ये प्लेट जिंक के लेता हूं तो मोटाई दुगनी होगी 6 mm और जिंक की प्लेट के साथ हम GI का वायर यूज करेंगे और ये जो टर्मिनल्स है वो भी गैल्वनाइज्ड आयरन के लेंगे, स्टील जिसपे कि जिंक की कोटिंग की हुई है। अब इस प्लेट के साथ इस तरह से हम 2 जगह पे नट बोल्ट और वाशर की मदद से एक अर्थ वायर, जैसा हमने बताया कॉपर में 14 SWG का और जिंक में GI का 8 SWG का, यहाँ हम जोड़ देंगे लग्स के साथ। और इस तार को भी हम एक पाइप में जो 20 mm का पाइप है यहाँ साइड में दिखा रहे हैं उसमें से हम बाहर
सुरक्षित अपनी अर्थ टर्मिनल पर ले आएंगे और साइड में एक 1.25 इंच के पाइप में हम ऊपर फनल लगा के और एक फुट बाई 1 फुट का चैम्बर बना के जिसके ऊपर एक 2 फुट बाई 2 फुट का कास्ट आयरन का कवर और फ्रेम है, उसमें पानी डालने की व्यवस्था छोड़ देंगे। और यहाँ प्लेट को वर्टिकल रखना है और प्लेट के चारों तरफ यहाँ 15-15 सेंटीमीटर की अल्टरनेट परत में नमक और चारकोल कोयला की परतें लगा देंगे ताकि सराउंडिंग जो मेरी अर्थ प्लेट है उसके चारों तरफ जो रेत है उसमें चालकता अच्छी बने और अर्थ रेजिस्टेंस कम आए। और हमने जैसे बात की कि अगर अर्थ रेजिस्टेंस पर्याप्त है तो किसी भी फॉल्ट के समय अगर आप उपकरण को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो धारा है वो सर्किट के फ्यूज या एमसीबी को ट्रिप करवा देगी और हमें पता लग जाएगा कि मेरे किसी इक्विपमेंट में अर्थ फॉल्ट है। अगर किसी परिपथ में अर्थ फॉल्ट के जो होने पर फ्यूज और दूसरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करते तो हमें एक दूसरा प्रोटेक्शन और इस्तेमाल करना चाहिए जिसे हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम एमसीबी के साथ उनके वर्किंग को भी समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी विषय समझ भी मजबूत बनी है और आपको विषय में रुचि भी बढ़ी है। हैप्पी लर्निंग।